बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो एहतियात कीजिए, मास्क लगाकर बाहर जाइए और एसी से भी एहतियात करनी। जी हाँ, तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही है, तो आप भी एहतियात कीजिए, इस तब्दीली का शिकार ना हो जाएं। तो आज की टॉप स्टोरीज पे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन। जो अहम खबरें आज डिस्कस होंगी, इसमें सबसे पहले है वो मुद्दा जिस पे मेल मुलाकातें, बड़ों की बैठकें जारी हैं। आईनी तरमीम है जिसके मामले पर मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। जी हाँ, दूसरा टेस्ट जीतने के लिए इंग्लैंड को 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार हैं। और पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से 5 कर दी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कराची में एक मसला है जो कि अब देरीना मसला बनता जा रहा है। खासतौर पे सिर्फ कराची नहीं, सिंध इसकी लपेट में आ चुका है। और वो मसला ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत एक बार फिर से पैदा हो गई है। तो हेपेटाइटिस ए, रुबेला, खसरा और मम्प्स की वैक्सीन नापैद क्यों हो चुकी है, इस पर आज तफसीली रोशनी डालेंगे और बात करेंगे। क्या मस्नूई ज़हानत मुस्तकबिल में इंसानों को शिकस्त दे पाएगी, इस पर भी होगी बात। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेदारी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अम्बरीन अंजायब की सरबराही में 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की है। कैसी रही मुलाकात और कितनी मुतहरिक हैं हमारी वज़ीर आला, ख़ासतौर पे बच्चियों के हुकूक़ के लिए, उन्हें हरासानी से किस तरह से बचाया जा सकता है। और इसके लिए वो तमाम तर जो अपनी सलाहियतें हैं उनको बुरोकार ला रही हैं, जो टीम्स हैं उनको मुतहरिक किया जा चुका है। तो हमारे साथ होगी अम्बरीन भी, उनसे बात करेंगे कि कैसी रही उनकी वज़ीर आला पंजाब से इस मामले पर लेकर मुलाकात। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के मामले पर ही। मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। और रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मौलाना की मुलाकात हुई, उनके घर पर आमद थी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी और वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ को भी हमने देखा, और वज़ीर आज़म के हमरा वो भी मौजूद थे। और ये मेल मुलाकातें बहरहाल अब रंग ले आई हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक थे। मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम के मामले पर मनाने की जो कोशिश थी वो अब कामयाब जी हाँ, तो इस तमाम जो तनाजुर है उसको लेके आईनी तरमीम के मामले पर बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है, मौलाना फजल रहमान दीगर अरकान की राय क्या है, पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कल की और उस पर फिर राय लेते हैं माहिरीन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई। और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक़ राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए। और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिक़ों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहल में ये आईनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है। पेरीवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें,
फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है। वैसे ये बात ठीक है बैरिस्टर गौहर साहब की कि अगर आप लोग अफ़वाम तफ़हीम के साथ, क्योंकि रियासत का काम, हुकूमत का काम होता है सबको साथ लेके चलने का, तो ये बात ज़्यादा मुनासिब होगी अगर उनको डराए धमकाए बगैर कायल कर लें। और उनका मुतालबा ये था कि हमें मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए, जो भी मुसवदा है वो शेयर किया जाए, अगर कोई एतराज़ उस पर बात हो और अगर मुत्तफिक हो जाते हैं तो उसको पास करा लिया जाए। जुनैद, वो ये भी तो कहते हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, फिर उन्हें हरासा भी कर रही है, तो ये थोड़ा थ्रेटन करना, लोगों को उठा लिया जाना, ये भी उनका दावा है कि इस तरह से किया जा रहा है। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मीर साहब, एक तो मौलाना यकीनी तौर पर ज़ीरक सियासतदान है, कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को भी और PTI को भी साथ लेकर चला जाए, किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक हो जाए सब। लेकिन क्या लग क्या रहा है, वो स्क्रिप्ट के मुताबिक, प्लान के मुताबिक ये सब कर रहे हैं, या फिर जो एक एतराज़ हो रहा है उन पे कि विकेट की दोनों तरफ खेला जा रहा है, PTI के साथ कोई उन्होंने वादा खिलाफी कर दिया? आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, बात यह है कि ये कहना कि PTI किसी तरमीम में, ऐसी किसी तरमीम में शरीक होगी, ये तो अनहोनी सी बात लगती है। वो तरमीम चाहे उनके फ़ायदे में भी हो, वो तब भी शरीक नहीं होगी, उनका एटीट्यूड ऐसा है। लेकिन इस बात की कोशिश करना चाहिए कि वो उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। तो मौलाना यही कोशिश कर रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और उनका तरीका यही है कि साहब हम उनके साथ चलना चाहते हैं, हुकूमत के साथ, लेकिन हुकूमत का कल कह देंगे हुकूमत लेजिटिमेटी नहीं थी, हम उनसे क्या बातचीत करते, फिर भी हमने कोशिश की थी, लेकिन कोशिश कारगर साबित। लेकिन मीर साहब, गौहर साहब को जिस तरह से बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे लोगों को यूं ही उठाया जाता रहेगा, हरासा किया जाएगा हमें, तो फिर तो हम किसी भी आईनी तरमीम के हक में नहीं है। मतलब लगता ये है कि वो लचक दिखाने के मूड में हैं। अगर उनके साथ अफ़वाम तफ़हीम से मामलात तय करने की कोशिश की जाए तो वो इस पे एग्री हो जाएंगे, सौदेबाजी करने के मूड में है। आईनी तरमीम का लचक दिखाने का जो मामला है कि हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है, हरासा करना और आईनी तरमीम करने का आपस में क्या मेल जोल है? यानी आप कहते हैं कि हमारे बंदों को हरासा ना करो, बकौल उनके जिसको वो हरासा कहते हैं, हमारे को छोड़ दो, हमारे बानी को छोड़ दो, या कुछ और जो भी शरायत रखना चाहते हैं ये कर लो। लेकिन आईनी बेंच पे तो उन्होंने रजामंदी मीर साहब दिखा दी है, वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच पे हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या आईनी बेंच भी वही अहदाफ पूरे करेगी जो आईनी अदालत ने करने थे, और वो आखिर अहदाफ हैं क्या? इतनी जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, मुक़्तदर हल्कों की तरफ से, क्या करवाना चाह रहे हैं वो आईनी अदालत के क़याम से या आईनी बेंच के क़याम से? असल बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त रवैया इख्तियार किए हुए, ख़ास तौर पर 8-5 का फैसला आने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सीटें गिनी जाएं, जो PTI की है उसको PTI की सीटें गिनी जाएं, उस फैसले के बाद एक ऐसी तासुर दिया गया PTI की तरफ से और कुछ जजों के करीबी हल्कों की तरफ से कि अब नवंबर आएगा, काजी फाइज था जाएंगे, हम देखेंगे, फिर आर्डर खुलेगा और कर दी जाएगी गवर्नमेंट की। तो मीर साहब, ये लगता तो ये है कि ये सिर्फ नाम की तब्दीली है, आईनी अदालत ने भी वही करना है, आईनी बेंच ने भी वही करना है, सिर्फ नाम तब्दील करके दूसरों के मुतमिन होने का दावा किया जा रहा है कि वो इस पर मुत्तफिक हो गए हैं, आईनी बेंच पर मुत्तफिक हो गए, जबकि ये है तो आईनी अदालत। देखिए, बात ये है कि ये आईनी अदालत, आईनी बेंच, ये सारी बहसें जो कर रहे हैं, ये आखिर में इस पर जो कंसेंसस होना है वो तो हो चुका है पहले से ही। ये ऐसी बात नहीं है कि सारी चीजें दिखावे के लिए की जा रही हैं। जो बात इन्होंने करनी है वो हो चुकी है, आईनी तरमीम भी होना है। तो मौलाना साहब की ये स्ट्रेटेजी थी, मौलाना साहब ने जो किया, पहले PTI के साथ खड़े थे, वो इस मुसवदे से मुत्तफिक नहीं थे, आईनी अदालत से मुत्तफिक नहीं थे, और फिर एकदम से काया पलट होना, तो क्या ये उनकी स्ट्रेटेजी थी? बिलाखिर उन्होंने मानना ही था, ये पहले से तय था? बात आप मेरी पूरी बात सुन लिया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ये कहते हैं, ये सारी कहने की बातें हैं, हिस्सा ये है कि आईनी तरमीम होगी, अगर आईनी तरमीम नहीं होगी तो सारा निज़ाम तलपट कर दिया जाएगा, या सारा निज़ाम तलपट हो जाएगा। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना चाहिए, जिस सूरत हाल से अब गुजर रहे हैं, और जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि अदलिया ने कुछ इस किस्म का तासुर दिया था कि शायद उसके बाद हुकूमत का निज़ाम पलट जाएगा, बसात उलट जाएगी, जबकि ये तय कर दिया गया है, यही जो बंदोबस्त है जो चल रहा है यही चलता रहेगा, और इसी के जरिए से
वो डिलीवर किया जाएगा जिसकी मुल्क को जरूरत है। आपकी मईशत ठीक हो रही है, उसको ठीक किया जाएगा। आपके सिक्योरिटी के मसाइल है, उस पर काबू पाया जाएगा। आपकी और जो सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जो लोग इस पे फिट इन नहीं होंगे, उनके साथ सख्ती से डील किया जाएगा। ये लेकिन सारा एक लिखा मीर साहब, जिसको हाँ मीर साहब, आपको लग रहा है कि 25 से पहले फिर काजी साहब के जाने से पहले ये तरमीम हो पाएगी और वो कहीं नहीं जा रहे अपनी रिटायरमेंट के बाद भी? और अगर वो जा रहे हैं तो फिर इस सारी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा? फिर तो अगर मंसूर अली शाह साहब ही आ जाते हैं, फिर वो टारगेट अचीव हो पाएंगे हुकूमत जो करना चाह रही है? नहीं, मसला काइद साहब के रहने या रहने का नहीं है। काइद साहब तो उनका तो वो रेफरेंस भी हो रहा है और वो उम्रे पे भी जा रहे हैं उसके बाद। असल मसला है कि जो उसके बाद जज आ रहे हैं, उनकी बंदोबस्त दुरुस्त तौर पे किया जाए। ये तय किया जाए कौन चीफ जस्टिस होगा। सीनियरिटी की बेस पर चीफ जस्टिस होना और पहले से अकड़ कूद दिखाना कि मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। आर्मी चीफ आप सीनियरिटी की बेस पर मुंतखब नहीं करते। ये चीफ जस्टिस क्यों मुंतखब करते हैं आप? सज्जाद अली शाह के केस के बाद ये बात पैदा हुई थी और सज्जाद अली शाह को ये एहसास नहीं था कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। सज्जाद अली शाह ने कहा था कि मुझे तो आप रहने दें, मैं तो सीनियर मोस्ट नहीं था, चौथे पांचवें नंबर पे था, लेकिन आइंदा से ये कीजिए। साथियों ने कहा नहीं, आप भी जाइएगा, सीनियर मोस्टी को आने दीजिएगा। तो इस तरह के सिचुएशन जब पैदा आपने कहा कि जी आपने कहा कि अवाम के मफादात को भी देखा जाएगा और अवाम के लिए जाहिर है ये सब कुछ किया तो बहरहाल अवाम के लिए जा रहा है, कहा तो यही जा रहा है। समझते हैं कि आईनी बेंच के बनने के बाद जो अदल और इंसाफ के मामलात हैं वो अवाम के लिए बेहतर होंगे या फिर कुछ लोगों को ही नवाजने का जो एक तरीका कार चलाने की कोशिश की जाएगी वही होगा? अवाम से कुछ ज्यादा दिलचस्पी है नहीं। नाम अवाम का लिया जा रहा है कि मुकदमे बहुत से पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये बात है भी, लेकिन असल बात यह है कि सारा सिस्टम चल नहीं रहा। होता यह था कि एस्टेब्लिशमेंट और अदालतें मिलकर जो थी बंदोबस्त आगे बढ़ाया करती थी। अब दोनों की कोई बन नहीं रही है। इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ऑन सेम पेज है। जब वो ऑन सेम है तो मेरे ख्याल में यह भी तो हुआ था ना कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्लियामेंट बिल्कुल यकसू हो गई थी सन 14 में जब धरना दिया गया था और फिर एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकी थी। जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा ऐसी तैसी इस तरह हुकूमत को हम जाने नहीं देंगे जमहूरियत। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी ये कशमकश है पार्लियामेंट के दरमियान, अदालत के दरमियान, और पार्लियामेंट के साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और पार्लियामेंट चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत के साथ मिलकर वो कुछ ऐसी तरमीम कर ले जिसमें अदालतें जो बहुत मुंहजोर हो गई हैं उनको लगाम देना तो मैं नहीं कह सकता, उनको काबू में किया जाए। अच्छा मीर साहब, आपको क्या लग रहा है कि नंबर हुकूमत पूरे कर चुकी है? क्योंकि अभी भी एतराज़ यही आ रहा है या इल्ज़ाम ये लग रहा है कि बड़ी बड़ी बोलियां लग रही हैं, 1 अरब से भी ज़ायद की बोलियों का दावा कर रही है। और साथ में ये भी बताइए कि पहले सेनेट में ले जाने का इस बिल को क्या मकसद लग रहा है? पार्लियामानी कमेटी से पास करवा के क्या फिर कौमी असम्बली में लाया जाएगा? देखिए बात सुने, मैंने कल एक बात कही थी कि ये पैसे देने वाले ये भी देखते हैं कि अगर पैसे देने हैं तो किससे देने हैं और कौन दिला रहा है। हर आदमी से ना पैसे लिए जाते हैं, ना हर आदमी जो पैसे देता है उसका पस मंजर देखे बगैर पैसे ले लिए जाते हैं। अगर पैसे देने वाले और पैसे दिलाने वाले मजबूत होते हैं तो फिर ही कुछ होता है। तो असल नजर उस पर रखें कि पैसे कौन दिला रहा है और पैसे कौन दे रहा है। अगर वो मजबूत हैं तो पैसे वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे 1 अरब हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 लाख। अच्छा, पहले सेनेट की तरफ ले जाने का मामला, इसका क्या मकसद लग रहा है आपको? उस सेनेट की तरफ ले जाने का मामला ये है कि वहां शायद ये चाहते हैं कि वहां जो तादाद पूरी करनी है वो पहले फौरी तौर पर पूरी करनी है। और इंडिकेशन तो फिर यही हुई ना कि नंबर पूरे नहीं हुए अभी तक। नहीं, मेंबर तो पूरे नहीं है किसी से, उसमें है ना उसमें है, लेकिन 4-5 का ही फर्क है और 4-5 का फर्क इन्होंने पूरा कर दिया होगा। उसका पूरा कर लें, उसके बाद आ जाएं कौमी असेंबली के पास। उनकी जो कमी पूरी करनी है फिर वो पूरी करनी ज्यादा आसान होगी इनके लिए। तो यानी कि मीर साहब, आपकी राय भी यही है कि अगर ये सिस्टम चलना है तो उसके लिए ये इस तरमीम का हो जाना नागुज़ीर है, इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है हमारी सियासी जमातों के पास। ये मैं कोई अच्छे सेंस से मैं नहीं कह रहा, लेकिन नजर यही आता है कि सिस्टम को चलना है तो आईनी तरमीम होनी है। जो बलाबल कहते हैं कि फिर वो होगा, यानी इशारे करते हैं ना वो भी, तो सच्ची बात यही है
कि फिर सब कुछ तलपट जाएगा। तो मीर साहब, अगर मुत्तफिक हो चुके हैं, जो कि खबरें गर्दिश कर रही थी काफ़ी दिनों से कि इस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब हैं, तो फिर ये मेल मुलाकातें समझते हैं कोई एजेंडा और भी है इसके अंदर, कुछ और भी करने की कोशिश की जा रही है, कोई और प्लानिंग खिचड़ी भी पक रही है? यही जमहूरियत का हुस्न है, मैं यही कह सकता हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि मुलाकातें हो रही हैं, वो तेजी से लाहौर आ रहे हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, खाने खाए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग। देखिए बिल्कुल, जी। और यही सारी मेल मुलाकातें अगर आवाम के मफाद के लिए हो तो और भी अच्छे लगेंगे। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सजाद मीर साहब का तज़िया, गुफ्तगू सुनी है। उम्मीद करते हैं कि खुश उसलूबी से मामला तय पा जाएँ, क्योंकि ख़दशात तो अपनी जगह मौजूद हैं और हुकूमत ये दावा मुसलसल कर रही है कि उनके पास नंबर पूरे हो चुके हैं, तरमीम होने जा रही है, और PTI कहती है कि हमारे बगैर तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मुद्दा। अहम मुद्दा यह है कि कराची समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। गुर्दों के अमराज, हेपेटाइटिस ए, रूबेला, हसरा और इस तरह की दीगर जो बीमारी और वैक्सीन हैं वो नापैद हो चुकी हैं। और इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये अद्वियात जो है वो कम हो गई हैं या नापैद हो चुकी हैं, कि जो जान बचाने वाली हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, हम वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, टेटनस, इम्यूनोग्लोबिन टेटनस के इन्फेक्शन रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर वक्त वैक्सीनेशन ना होने से तशन्नुज 30 से 40% केस में मौत का सबब भी बनता है। तो ये किसकी लापरवाही है, कौन सही तरह से मैनेज नहीं कर रहा? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत होती रहती है, और सिंध में ही ये मामला क्यों इतना हो जाता है संजीदा कि लोगों की जानें जो हैं दाव पे लग जाती हैं। तौकीर उल हक साहब, उनको भी बिल्कुल, तौकीर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए तौकीर साहब। लेकिन असल मामला है क्या? क्या ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, डिस्ट्रीब्यूशन का फुकदान है, या फिर वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। अच्छा देखें, इसमें इस जो आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जी, कि बहुत सारी जो जान बचाने वाली अद्वियात और इसके साथ साथ जो एसेंशियल ड्रग्स थी वो पिछले 2 साल से हार्डशिप केसेस में फंसी हुई थी। और वो हार्डशिप केसेस ये होते हैं कि ऐसी अद्वियात जिनकी जो हुकूमत ने प्राइस मुतय्यन की हुई है उससे उसकी लागत जो है वो ज्यादा आती है। ठीक है। तो ये तकरीबन 162 से जायद अद्वियात थी, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी थी, एसेंशियल ड्रग्स भी थी, और उसमें वैक्सीन्स भी थी, इंपोर्टेड भी प्रोडक्ट्स थी, और यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी थी। तो ये चूंकि कैबिनेट से अप्रूव होते हुए वो जो प्रोसेस है वो तकरीबन 2 साल लगे। ठीक है। तो आज से 8, 9, 10 महीने पहले ये बात सही थी कि बहुत सारी अद्वियात जिसमें हाइपरिन भी है और इसमें इंसुलिन भी है और बहुत सारी मिर्गी की अद्वियात थी, टीबी की अद्वियात थी, वो शॉर्ट हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इन हार्डशिप केसेस को फिक्स किया, और उसके बाद और ये बहुत अच्छा फैसला था गवर्नमेंट का कि फाइनली इसकी प्राइसेस को हार्डशिप केसेस का फैसला किया। उसके बाद ये अद्वियात जो हैं ये अब मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो जाहिर है जब अगर बात कर ली जाए, था, जी, अगर मेडिसिन की बात की जाए, ओवरऑल जो तमाम मेडिसिन है, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वैक्सीनेशन हैं, क्या वो हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, पाकिस्तान में हम बना पा रहे हैं, या फिर हमें इम्पोर्ट करते हैं? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारी अद्वियात के ऊपर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है, तो क्या हम तमाम अद्वियात बना पा रहे हैं यहाँ पर, फिर भी उसकी किल्लत हो रही है? देखिए, इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये एक बहुत अच्छी बात है कि मोर देन 90% जो अद्वियात हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वरना तो इंपोर्ट करनी पड़ती है और उनकी प्राइसेस कहीं से कहीं होती। लेकिन बहुत सारी अद्वियात जिसमें वैक्सीन्स हैं या एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बनती, वो इंपोर्ट करनी। लेकिन ये तौकीर साहब आप बता रहे हैं कि जो शॉर्टेज हुई है बुनियादी तौर पे कीमतों के तायुन ना हो पाने की वजह से हुई है, लेकिन ये तो मुजरिमाना गफलत नहीं है कि कीमतों को तायुन ना हो पाना
चाहे एक जान भी इससे अगर गई हो तो वो इस वजह से कि आपस में हुकूमत या जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो इस बात का फैसला नहीं कर पा रही कि कॉस्ट कितनी है और कितनी कीमत होनी चाहिए? नहीं, ये पाकिस्तान ये इंडस्ट्री का इशू नहीं था। इंडस्ट्री ने, मैंने आपको बताया कि एक पॉलिसी है कि अगर एक दवा जिसकी जो प्राइस है वो उसकी लागत से ज्यादा है तो उसके लिए आप एक पॉलिसी है जिसके तहत आप ड्रैप में अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं हार्डशिप केस। ये कोई बहुत सारी कंपनीज की अप्लाई हुई थी, तो वहां से जो डिले हुआ है जिसको बाद में गवर्नमेंट ने महसूस किया, ये जो डिले आया, ये जो क्योंकि सिंध के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंटीरियर सिंध है, दूर दराज से कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके लोग अस्पतालों में पहुँचते हैं और बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि आखिरी स्टेज पे होते हैं, उनको इन दवाओं का ना मिलना, इस जो भी आप रीज़न बता रहे हैं, अगर हम इसको सच भी मान लें। नहीं, मेरे देखें, एज अ पीपीएम चेयरमैन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस तरह का इस वक्त कोई एक्यूट इशू नहीं है। यस, बहुत सारी वैक्सीन जो कि इम्पोर्ट, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो नहीं रही। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, बिल्कुल ठीक है। वो तो फ्यूचर में होनी और चाहिए। वैसे हो रहा है, इस पे काम हो रहा है तौकीर साहब कि हम इनको जो भी रीजंस हैं आप बता रहे हैं कि उन चीज़ों पे काम हो रहा है कि इनको यकीनी बनाया जाए कि इसकी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में हो। जी बिल्कुल। जैसे हमारी जो डॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो वैक्सीन जो है वो जो स्नेक बाइट की होती है वो उन्होंने बनाना शुरू की है, और हम भी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड है क्योंकि फ्यूचर में सोल्यूशन यही है। आपने देखा था कि कोविड जब आया तो उस वक्त वैक्सीन की क्या इशू हुआ था, तो हाँ, तो ये एहसास इंडस्ट्री को भी है और गवर्नमेंट से भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में जाके हम वैक्सीन्स को भी लेके आएंगे। लेकिन ऐसी इस वक्त मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी शदीद किल्लत नहीं। यस, तो किसी न किसी हद तक है, किसी न किसी हद तक अद्वियात जो है वो नहीं पहुंच पा रही है अस्पतालों में या वैक्सीनेशन। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, वो ये है कि यही अद्वियात प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद होती हैं लेकिन सरकारी सतह पर नहीं मिल पा रही होती हैं। अगर इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं या मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही है तो फिर तो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में वही अद्वियात मिल रही हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में नहीं है, तो वो किसकी गलती की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाती? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये तो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, ये उनके क्या क्यों नहीं वहां मौजूद, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताऊं कि ये अब चूंकि जैसे ये मसला रिजॉल्व हुआ है तो जो कंपनीज ने अपना रॉ मटेरियल मंगाना शुरू कर दिया और हर जाते दिन के साथ जो अद्वियात पहले नहीं मिल रही थी उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो होना शुरू हो गई है। और दूसरा जो है ना, जो इम्पोर्टेड ड्रग्स में एक और इशू भी आया था लास्ट ईयर, जो कि जब हमारी ये डीवैल्यूएशन हुई है तो इम्पोर्ट करने में जो एलसीज खुलने में भी इशू थे, वो भी इशू था, वो भी अब रिजॉल्व हो गया है। तो ये यस, आज से अगर आप 8-9 महीने या 1 साल पहले कहें तो इन वजूहात की वजह से कि एक तो ये जो हार्डशिप केसेस डिसाइड नहीं हुए थे और जो एलसीज खोलने में इम्पोर्टेड ड्रग्स जिसमें वैक्सीन थी वो इशू आ रहे थे, लेकिन अब मामला जो है अब चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली बता सकें कि कितनी अद्वियात थी, कितने अमराज की अद्वियात थी जान बचाने वाली जो कि शॉर्ट हुई, और एग्जैक्टली वो कौन सा महकमा है? तो आप एलसी का ना खुलना बता रहे हैं, वजह कीमतों का तयन ना होना है, और कौन सी वजूहत? मैंने आप जी ये जो अद्वियात थी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो हेपरिन जो है वो फौरन लगती है, वो शॉर्ट हुई थी क्योंकि वो हार्डशिप केसेस में थी, वो रिजॉल्व हो गया। इसी तरह टीबी की कुछ अद्वियात थी, कैंसर की अद्वियात थी जो इंपोर्ट होती हैं, और इसी तरीके से जो मिर्गी की लेकिन अभी आप तौकीर साहब कह रहे हैं कि तमाम अद्वियात किसी भी किस्म के मर्ज के लिए वो अवेलेबल है, दस्तयाब है, उनकी शॉर्टेज नहीं है, ये आप क्लेम कर रहे हैं? जी, और फिर ये कि जो साइकोट्रॉपिक अद्वियात हैं उसमें जो है गवर्नमेंट से कोटा मिलता है, तो वो कुछ कोटा मिलने में देरी हुई थी। ये मिली जुली जो है वो रीजंस थी जिसकी वजह से, लेकिन इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट के साथ कॉन्टिन्यूसली बातचीत कर रही है, और आई एम 100% श्योर कि जो अब थोड़ा बहुत कमी रह गई होगी वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। और ये इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पीपीएम में हम लोग तो बिल्कुल हर वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त के लिए। लेकिन ये जिसकी भी गफलत है, आप बता रहे हैं, जिसमें कीमतों का तयन ना होना है, एलसीज का ना खुलना है,
और इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात जो कि इंपोर्ट की जाती हैं, उनके रॉ मटेरियल्स यहाँ पे बहुत ही हैरानकुन बात है जुनैद, वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हमने देखा कि जो वैक्सीन हम बच्चों को पिलाते हैं या जो ड्रॉप्स हम बच्चों को पिलाते हैं, हर महीने हम एक मुहिम चलाते हैं, हमने वो वैक्सीन भी कभी यहाँ पर बनाने का सोचा नहीं है। हमें बाहर से मंगवानी वो हमें मुफ्त में मिल जाती है ना, लेकिन कम से कम जो जान बचाने वाली अद्वियात है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और जान बचाने वाली अद्वियात वो उस पर तो कोई एग्जम्पशन या उस पर तो किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगियों का दारोमदार है। और लोग जब कई कई 100 किलोमीटर का फासला तय करके अस्पतालों में पहुँचते हैं, आगे अद्वियात का ना होना यकीनी तौर पर किसी अजियत से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं इस सूरत हाल को हुकूमत सिंध देखेगी और जिस तरह से हमारे साथ हमारे मेहमान कह रहे थे फौरी तौर पे इसका ज़ाला मुमकिन हो पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक पर हम पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करेंगे एआई पर, क्योंकि कहा ये जा रहा है, एलन मस्क ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर पहुँच जाएगी कि इंसानी जो प्रोफेशंस हैं तमाम उनको खतरात लाहक होंगे, इंसान जो वो कहीं मफकूद हो जाएंगे और तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी जगह ले लेगा। तो एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम गाए बगाए बात करते रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। और पाकिस्तान में तो गूगल भी अब ट्रेनिंग देने जा रहा है सहाफ़ियों को भी, और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जाएंगे। लेकिन जो खदशात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और हम इसके ऊपर माहिरीन की राय लेते रहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, पेचीदा मसाइल को हल करने के फ़ैसले लेने जैसे वो तमाम काम अंजाम दे सकती है, जिसे कंप्यूटर पहले अंजाम नहीं दे पाता। और एलन मस्क ने भी ये कहा है कि इंसानों को खतरा है, आने वाले 5 सालों में ये इंसानों की जगह ले लेगा। और कितना ये ख़तरनाक हो सकता है और हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किस तरह से करें, हमें तो पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसका इनकलाब जो है वो किस तरह से रोकना है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम राहत साहब, साबिक वाइस प्रेसिडेंट है पाशा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। खुर्रम साहब, क्या समझते हैं कि जो ख़तरात महसूस किए जा रहे हैं, जो खदशात महसूस किए जा रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है? क्या आने वाले दिनों में इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ख़तरा लाहक हो सकता है? और क्या इसकी जो जहानत है वो इंसानों से भी आगे निकल जाएगी? क्या ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने शो में मदऊ करने का। देखिए जी, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ खदशात हमेशा रहे हैं। मैं अगर आज से 30-40 साल पीछे चला जाऊं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थी तो बहुत लोगों का ख्याल था कि जी लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। फिर रोबोटिक्स का ज़माना भी साथ साथ आया तो लोगों का ख्याल था कि जी बस अब फैक्ट्रियों में सारे वर्कर्स खत्म हो जाएंगे, रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे। तो अगर हम देखें इन दोनों सूरतों को तो क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में जॉब्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जनरेट हुई हैं। तो इसी तरह से अगर हम एआई को करेंगे तो एआई को अगर हम देखें तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको एक अच्छे एफिशिएंट तरीके से जो है अंजाम देने में मदद देता है। अब उसमें बिल्कुल ये है कि कुछ एरियाज हैं जहाँ जो है एआई ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगी, ख़ास तौर पे कंटेंट डेवलपमेंट वगैरह है। आपने सर्च करना है, पहले जैसे होता था कि जी लॉयर्स जो हैं वो एक बड़ी लाइब्रेरी से सर्च करके अपने केसेस के लिए तैयारी करते थे, अब एआई उसमें उनकी मदद कर सकती है। तो इस तरह की एफिशिएंसीज आएंगी, लेकिन उसका मेरा ख्याल है लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरत है वो ये है कि हम जिस तरह से आईटी आई तो लोगों ने अपस्किल किया अपने आप को, लोगों ने एक तो नई राय बनी और अपस्किल किया। तो जो लोग विलिंग हैं अपस्किल करने के, जो नया ज़्यादा बेहतर करेंगे बेहतर चीज़ों की तलाश में, उसी तरह से मेरा ख्याल है एआई के भी तो खुर्रम राहत साहब, जिस तरह से बड़े-बड़े लोग इसके खदशात जाहिर कर रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग हैं, फिर एलन मस्क हैं, उन्होंने ये खदशात जाहिर किए हैं कि ये इंसान को भी कंट्रोल करने लगेंगे, ये इतने एडवांस हो जाएंगे कि उसके बाद इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरात हैं। ठीक है, एक तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें बहुत मदद मिलेगी बहुत सारे शोबों में, लेकिन अगर वो इंसान को कंट्रोल करने लगे, उनका दिमाग या वो इंसान से ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेंगे, कंट्रोल करने लगेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ख़तरात तो बहरहाल हैं?
देखिए, हर टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती है। हम्म। तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। मैंने आईटी की बात की, आईटी में भी ये आईटी ही की एक आप कह लें एडवांस शक्ल है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप किस हद तक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का इस्तेमाल करते हैं। एंड में वो इस्तेमाल हम पे बहुत डिपेंड करता है। हम किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो एथिकल बाउंड्रीज हैं, प्रॉब्ली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एथिकल बाउंड्रीज डिफाइन करने की ज़रूरत है कि इसका यूज़ किस हद तक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे वो हम बात कर रहे होते हैं डीप फेक वगैरह की, तो वो जी। यही चीज़ें हैं ना। तो वो अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं। उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव करते हैं। लेकिन खुर्रम साहब, अगर थोड़ी सी इस पे आप रोशनी डालिए कि मस्नूई जहानत का जो निज़ाम है ये काम बुनियादी तौर पे कैसे करता है। और फिर वही बात कि स्टीफन हॉकिंग की हम मिसाल बार बार देते हैं कि उन्होंने कहा कि ये शायद इंसान की आखिरी इजाद हो, तो क्या उसके बाद कोई बड़ी तबाही आ सकती है इसी निज़ाम के ज़रिए, इसी एआई के ज़रिए? सो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काम कैसे करता है। काम ये वही बात है कि बेसिकली कंप्यूटिंग पावर है जो आप कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बर्क रफ्तार कंप्यूटर्स बना रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी डाल रहे हैं और डेटा डाल रहे हैं। और उनको एक एक प्रिडिक्शन की, जिसे हम कहते हैं कि वो स्टेजेस हैं आईटी के, उसके अंदर ये एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, जहाँ एआई बेसिकली क्या काम कर रही है कि वो प्रिडिक्ट कर रही है बहुत सारी चीज़ों को कि मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, व्हाट इफ सिनेरियोज हैं, उस पर प्रिडिक्ट कर रही है। तो काम तो ये वाला हो रहा है। अच्छा, अब आप उस पर वही बात आ जाती है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। आप स्टीफन हॉकिंस और बहुत सारे लोगों की बिल्कुल अपनी जगह पे ये खदशात हैं। अगेन वही, जैसे मैं कहूँगा कि जी तो न्यूक्लियर खदशात यानी कि टेक्नोलॉजी खुर्रम साहब मौजूद से हैं। रिलेटेड बहुत इसी तरह से खदशात हैं। न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करते हैं तो उससे बहुत से फ़वाद भी लिए जा सकते हैं। उससे एनर्जी का जो क्राइसिस है उसके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी को लाखों लोगों का कब्रिस्तान बना दिया गया। इसी तरह से क्या वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है जिसमें मस्नूई जहानत इंसान के लिए खदशा बन सकती है और उससे इज्तिनाब बरतना चाहिए? देखिए जी, वो बात वही आ जाती है। मैंने इसीलिए कहा एथिकल बाउंड्रीज। तो आप मसनूई जहानत को लेके क्या प्रोजेक्शंस करना शुरू कर दें। एक अंग्रेजी की फिल्म थी माइनॉरिटी रिपोर्ट, उसको कुछ इसी तरह की चीज पे बात करती थी कि जी लोग प्रिडिक्ट करने लगे कि जी ये बंदा शायद आगे जाके कोई क्राइम करे तो उसको पहले से ही पकड़ लिया जाए। ठीक तो है। वो उस तरह की चीजें जो हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिनेरियोज देती है और वो बताती है कि प्रॉब्ली बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा। अगेन बात ठीक वही है। आ जाती है कि जैसे आपने अभी न्यूक्लियर की बात की, इस्तेमाल तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी आपको पॉजिटिव चीजों को देख के और उस पे देखना चाहिए कि उसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते ठीक। हैं। और ठीक कोशिश करनी है। चाहिए कि उसकी नेगेटिव इसका चीजों को कैसे हम पॉजिटिव इस्तेमाल रोक किस तरह से सकें। किया जा सकता है ये जानना बहुत बहुत जरूरी शुक्रिया। है। बहुत शुक्रिया बहुत खुर्रम राहत साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से हम बात करें कि खदशात जो है वो मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से बेहतर तरीके से किया जा सकता है और नेगेटिव इसका जो इम्पैक्ट है उनसे जी हाँ। कैसे बचा जा सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद होगी क्रिकेट पे और देखते हैं कि कहाँ तक पहुंची हमारी टीम, कितना इसने संगीन अबूर कर लिया, क्या कुछ करना बाकी है दूसरे टेस्ट में। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी एक बार फिर तब्दील कर दी है। ये मामला तो है ही है, साथ ही साथ हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस वो कदरे बेहतर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कोई प्लेयर जो है वो लेकिन अभी तो बड़े जंप पाते जीत के करीब आ चुके हैं। हमारे स्पिनर्स ने जादू अपना चला दिया है। कैसी परफॉर्मेंस है। और क्योंकि हम वैसे अमूमी तौर पे घबराए रहते हैं, हमारा जो टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जीत के जितने भी करीब हो, जीत के करीब होकर फिर हम हार अच्छा रहता है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। याह्या भाई, क्या लग रहा है, जीत अब यकीनी हो चुकी? क्योंकि वही बात है कि दिल में डर तो होता है, क्योंकि माजी में इतने हम घबरा चुके हैं, जीते हुए मैचेस हमने अपने हाथ से गंवा दिए। लेकिन इस बार तसल्ली रखें कि दूसरा टेस्ट और फिर सीरीज भी हमारे नाम हो सकती है।
सबसे पहले तो इशाल और जुनैद अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम बिल्कुल सलाम। आप इस बात की उम्मीद रखिए, गिरा बांध लीजिए, आज पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह। हासिल करेगी और इंग्लैंड की टीम को जो है हम न सिर्फ मुल्तान टेस्ट में शिकस्त देंगे बल्कि सीरीज को 1-1 ड्रॉ भी कर देंगे और उस नाकामियों के तसलसल को जो कि हमारे गले का तौक बन गई थी, 6 टेस्ट मैचों से हम हार रहे थे, उस को हम रोकने में कामयाब रहेंगे। और पाकिस्तान टीम ने उनका कारकर्दगी का मुजाहरा किया। क्या कहेंगे, स्पिनर्स का जादू चला है और ये उन्हीं का कारनामा है? कोई शक नहीं है जुनैद इसमें, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि स्पिनर का जादू चला और हमने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक इंग्लैंड को हैंडल किया, टैकल किया और उस पर हमें सक्सेस मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी कुव्वत है, जो हमारी असल हकीकत है, उसके गिर्द अगर हम रहेंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दुरुस्त फैसले किए तो दुरुस्त नताइज भी नजर आ रहे हैं। तो आपको ये दुरुस्त फैसले नजर आ रहे हैं आप, क्योंकि टीम के अंदर जब तब्दीली की गई तो हमने देखा परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है और जिस तब्दीली की गई है, बाबर आजम को हटाया जाना, आप समझते हैं कि ठीक फैसला था? अब जो खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? देखिए इशाल, बात दरअसल ये है, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है और कुछ चीजें जो है वो वक्त की जरूरत होती हैं। तो आप इसको वक्त की जरूरत कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को फास्ट बॉलिंग में हैंडल नहीं कर सकती, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से बैटिंग में मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, हम जिस चीज में अच्छे हैं वो स्पिन ट्रैक बनाकर स्पिन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड को फंसा सकते हैं, गिरा सकते हैं और आपने टेस्ट मैच में देखा। और हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल नहीं रहे थे। जहां तक आपने बाबर आजम की बात की, शाहीन की बात की, नसीम की बात की, तो देखिए बात दरअसल ये है कि क्रिकेट जो है वो टीम गेम है। एक टीम गेम के साथ साथ इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर इन्हिसार करता है। आप टीम में उस वक्त रहेंगे जब आप कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अगर आप कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर आपको दूसरे के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ये नारा लगाते रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को हम इज्जत देंगे। आप देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को उन्होंने इज्जत दी तो नतीजा आपके सामने। अच्छा, हमने पहले टेस्ट में देखा कि यकीनी तौर पे बड़ी टीम है इंग्लैंड और हम हमेशा की तरह उनके सामने स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह से स्पिनर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, खासतौर पे साजिद खान का अगर तस्करा ना करें तो शायद ज्यादती होगी, नुमान ने भी बेहतरीन स्पेल किया। एक तो उनके बारे में आपकी राय यकीनी तौर पर जानना ज़रूरी है और साथ में वो जो 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं उनका कितना किरदार है? देखिए ये कैचेस छूटना, कैचेस पकड़े जाना, ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप हार जाएंगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएंगी, ये आपकी नाकामी के असल महरिक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप जीत रहे हैं और आपके कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ये जनाब इसको आपका लक फैक्टर कहा जाएगा। आप मुल्तान टेस्ट मैच को देखें, पहले ये वावेला हुआ कि जी आपने एक लूज पिच के ऊपर मैच खिला दिया, पहले ये वावेला हुआ कि जनाब आपने उसी पिच को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पहले टेस्ट मैच में इस्तेमाल हुई। तो ये क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है। पिच बल्लेबाजों के लिए जरूर मुश्किल थी, लेकिन डेंजर पिच आप उसको नहीं कह सकते कि जिस पर बैट्समैन जख्मी हो रहे हैं, जिस पर बैट्समैनों को बॉल लग रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार था जो उन्होंने इख्तियार किया, जो उन्होंने इस्तेमाल किया। और आप देखिए कि फिर क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में बदलाव आया। कहीं आप रुक जाते हैं, कहीं आप फंस जाते हैं, कहीं आपको सोच समझ नहीं आ रही होती। तो नई सिलेक्शन कमेटी आई और नई सिलेक्शन कमेटी ने एक सोच दी और उस नई सिलेक्शन कमेटी की सोच के साथ आपने जो है कामयाबी हासिल की। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी की अगर हम बात करें तो वो भी तब्दील की गई है। इस बार फिर से तब्दीली सिलेक्शन कमेटी के अंदर 7 से कम करके सिर्फ 5 पर महदूद कर दी गई है। सिलेक्शन कमेटी में भी बार बार तब्दीलियां होना, क्या समझते हैं ये ठीक है? ठीक तब्दीलियां हो रही हैं? इशाल, बात दरअसल ये है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां हैं, ये जो सिलेक्शन कमेटी चेंजेस हैं, ये आपकी कारकर्दगी पर इन्हिसार करता है। जब आपकी कारकर्दगी में तसल्सल नहीं होगा, जब आप मुसलसल हार रहे होंगे तो फिर वक्तन फवक्तन तब्दीलियां रोनुमा होती रहेंगी। आप अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे होंगे तो फिर तसल्सल आएगा, फिर आप सेटल लोगों को हिला नहीं सकेंगे। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां हो रही है, क्रिकेट बोर्ड की सतह पर ओहदेदारों की तब्दीलियां हो रही हैं, ये इसलिए हो रही है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप लोगों को स्पेस का मौका फराम कर रहे हैं, आप लोगों को अंदर आने का मौका फराम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो सिलेक्शन कमेटी में पहले हमने चेंजिंग देखी, बार बार होती रही, कभी तादाद ज़्यादा थी तो जिस तरह से विशाल ने भी कहा कि 7 से अब 5 पे ले आए हैं, क्या कप्तान को और कोच को भी इसका हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर तो यकीनी तौर पे उनके पास एक जवाब होगा कि हमें मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनाया गया।
देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता और ना ये हो सकता है कि कप्तान और कोच कैसे नहीं हो सकते सिलेक्शन कमेटी का पार्ट, कैसे वो टीम के इंतखाब में अपना रोल नहीं अदा कर सकते। ग्राउंड के अंदर तो कप्तान ने लड़ाना है, टीम को हिकमत अमली कोच ने फराहम करनी है। तो इज इट पॉसिबल कि आप एंकरिंग करने के लिए शो में बैठे हुए हो और ये कहा जाए कि जी सारी चीज जो है वो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, ईशाल या जुनैद नहीं करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फेस ड्राइविंग सीट पर ईशाल और जुनैद बैठे हुए हैं, तो ड्राइविंग सीट पर शान मसूद और जेसन गिलेस्पी हैं। इज इट पॉसिबल कि सिलेक्शन कमेटी फैसले करेगी ग्राउंड में कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा? ये कप्तान ने डिसाइड करना है। तो ये कैसे हो सकता है कि कप्तान के पास ये इख्तियार नहीं हो? लेकिन तो ये एक तरह से देखें तो कप्तान और कोच सेव फॉर्म अच्छा नहीं कर पाती टीम, तो कप्तान और कोच के पास तो मौक़िफ़ है कि भाई हमें सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया। टीम तो सिलेक्शन कमेटी का काम था, उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो हमारा तो कसूर है ही नहीं है। एक तरह से तो वो सेव भी हो गए। विशाल, ये लेमैन एक्सक्यूजेज हैं और ये कमजोर लोग ऐसी चीजें करते हैं। जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आपको जिम्मेदारी तो दी नहीं गई ना उन्हें, जिम्मेदारी से तो उन्हें बरी जमा कर दिया गया ना, तो वो तो फिर अब ठीक है, वो अगर साइड पे उन्हें किया गया है तो वो भी जवाब जो है लेम एक्सक्यूज ही सही वो भी दे देंगे। नहीं विशाल, ऐसे नहीं होता। मैंने आपसे जिस तरह कहा कि ये लेमैन एक्सक्यूजेज हैं और आप चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करें, तो जो कमजोर लोग होते हैं फिर उनके साथ ऐसा ही होता है। बाबर आजम को देखिए, 5 साल उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, आज उन्होंने पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी, आज वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए हैं। आप अगर जीत का मजा चखते हैं तो फिर आपको बहादुरों की तरह आगे आकर जो है वो नाकामियों का मलबा भी अपने ऊपर लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहते हैं कि इसकी वजह से हार गए, खराब बॉलिंग की वजह से हार गए, खराब फील्डिंग की वजह से हार गए। नहीं, आप अगर जीत का मजा लेते हैं तो फिर आपको नाकामी को भी आगे आकर जो है जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है या भाई, लास्टली क्या चाय के वक्फे से पहले, मिड ब्रेक से पहले आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मैच अपने नाम करने जा रहा है आज? जुनैद साहब देखिए, आज एक्सटेंडेड सेशन है क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो अमूमन खाने के वक्फे से पहले 2 घंटे का खेल होता है, लेकिन आज 2.5 घंटे का खेल होगा। और जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं साजिद, जिस तरह बैट्समैनों को फंसा के रखा हुआ है नुमान ने, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा अगर इस मैच को ले गई तो खाने के वक्फे के बाद तक ले जाएगी। आज मुझे लगता है कि फैसला हो जाएगा। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। सैयद याह्या हुसैनी साहब मसद मौजूद थे और चाय के पहले या फिर उसके कुछ बाद फैसला हो जाएगा। और खुशाइन बात है, अच्छी तब्दीली हुई, क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को भी जाता है जिन्होंने उन 4 खिलाड़ियों को शामिल किया है जिनकी इस वक्त टीम को ज़रूरत थी। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान न सिर्फ ये दूसरा टेस्ट बल्कि सीरीज़ भी अपने नाम करने जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। बिल्कुल जी, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बेदारी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अम्बरीन अजायब की सरबराही में 36 जो तालिबात हैं उन पर मुश्तमिल वफ़द से मुलाकात की है। और वज़ीर आला ने मुलाकात में तालिबा को अपने करीब बिठाया, इजहार शफ़क़त किया उनसे। और ये जो बेदारी प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये बच्चियों को जो हरासमेंट का शिकार रहती हैं, जो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात है बच्चियों को, उनके सद्देबाब के लिए इक़दामात करने के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट जो वो बिल्कुल। और वज़ीर आला ने तालिबात के साथ इज़हार शफ़क़त किया और बच्चियों से स्कूलों से मुतल्लिक़ दरियाफ़्त भी किया कि वहाँ पे उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना होता है। मुलाकात में स्कूलों में हरासानी और उनके सद्देबाब के लिए कमेटियाँ बनाने का भी फ़ैसला किया गया है। और इस मौके पर पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। और इसके अलावा वज़ीर आला ने तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का फ़ैसला किया है ताकि उनके जो आने जाने में मसाइल हैं, बहुत सी बच्चियाँ डिपेंडेंट होती हैं अपने भाइयों की, वालिदैन की, पेरेंट्स की, तो उस डिपेंडेंसी से भी उनकी बचत हो सके और वो खुद कफ़ील हो सकें। तो उनको एतमाद साजी में इजाफे के लिए भी ये एक सेफ्टी बटन भी मुतारिफ करवाया गया है। बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं बच्चियों को तमाम तरह उनके हुकूक देने के लिए और उन्हें बाएतमाद बनाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं अम्बरीन अजायब साहबा, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अम्बरीन साहबा, सबसे पहले तो इस मुलाकात से बताइएगा कैसी रही मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई वज़ीर आला की तरफ से आपको? जी बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात जो है ये एक इंतहाई इमोशनल लेवल की मुलाकात थी। यहाँ थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये जो 36 बच्चियाँ हैं ये कोई आम बच्चियाँ नहीं थी, ये लड़कियाँ वो थी जो दूर दराज ज़िलों से पंजाब से आई थी। बेदारी एक हर साल बच्चियों की, लड़कियों की कॉन्फ्रेंस करती है लड़कियों के आलमी दिन के हवाले से, तो उसको अटेंड करने आई थी।
और इनमें से बहुत सारी बच्ची ऐसी थी जो अपने शहर से भी पहली दफा बाहर हुई। तो इन्होंने जब ये ख्वाहिश का इज़हार किया तो हमारे लिए एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था कि हमने जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में खत लिखा तो हमें कॉल आई बाकायदा कि ये कौन बच्चियां हैं और हम वाकई मिलना चाहते हैं, हमें तफसीलात बताएं। तो ये एक जो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स था चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था। फिर मुलाकात हुई और मुलाकात में चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ उनके जो मुख्तलिफ एडवाइजर्स थे वो भी मौजूद थे और लड़कियों अपने स्कूल में मिसिंग फैसिलिटीज से मुतालिक बताया, मोबिलिटी के चैलेंजेस पे बताया, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज हैं उसके हवाले से बताया और एक चार्टर ऑफ डिमांड उनको प्रेजेंट किया, जिसमें से 2 चीजें तो ऐसी थी जिनको फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसी वक्त नोटिफाई करा दी। एक लड़कियों की ख्वाहिश थी कि लड़कियों का आलमी दिन है, ये फौरी तौर पर हर स्कूल जिलाई सतह पर और स्कूल के लेवल पर सरकारी सतह पर मनाया जाना चाहिए। तो उसका नोटिफिकेशन फौरन जारी हो गया और इस दफा उन्होंने मनाया हर स्कूल में। दूसरी बात ये थी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटियां हैं वो बनानी चाहिए। अच्छा, ये बात बड़ी दीदनी थी और ये सिर्फ एक खातून वजीर आला के जरिए ही हो सकती है, यानी वो इसको समझ सकती है। अच्छा, हम अमरीन साहब हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम साहिबा इससे पहले भी काफ़ी इकदाम इस हवाले से कर रही हैं। वो एक सिक्योरिटी बटन भी है, स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर अगर आप हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप उस बटन को दबाएं, फौरी आपके पास फोर्स पहुँचती है, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और आपको रेस्क्यू करती है। तो ये इकदाम तो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है और ये एक खातून वज़ीर आला ही कर सकती थी, जो कि मरियम साहिबा ने इकदाम उठाए। अभी जो बेदारी प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर किस तरीके से अवेयरनेस दी जाती है बच्चियों को, क्या उन्हें तरगीब दी जाती है, किस तरह से उन्हें सिखाया जाता है, इन मसाइल से निमटने का क्या मैकेनिज्म उन्हें दिया जाता है, तरीक़ाकार बताए जाते हैं? हाँ, मैं बस आपको बताऊं कि हरासमेंट कमेटियों ये जो इकदाम है मरियम साहिबा ने खुद बताए लड़कियों को, और लड़कियों ने थोड़ा सा आर्ग्यू ये किया कि हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, हम पुलिस को कैसे बता सकते। बिल्कुल, मैं आपको पॉइंट ये कर बताना चाहती हूँ कि ये बात चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वाकई अंडरस्टैंड और उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड है कि स्कूल लेवल पर कमेटियां होनी चाहिए। जो बेदारी काम कर रही है, हमारा पूरा एक सेल्फ ग्रोथ का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लड़कियों को रियल लाइफ सेटिंग में मुख्तलिफ तरह के सेशन देते हैं, जिसमें वो नेगोशिएशन स्किल्स सीखती हैं, वो इन इश्यूज को एड्रेस करने के हवाले से बात करना सीखती हैं, वो उनके वालिदैन के साथ हम काम करते हैं जिसमें हम ये मिथ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई लड़की हरास हुई है तो इसमें उसका कसूर नहीं है, लिहाजा आप उसको आप पूरी तरह से सपोर्ट करें और अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ विक्टिम को ही मोरद इल्जाम ठहरा दिया जाता है, बच्ची बता ही नहीं पाती है, पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर पाती, टीचर्स को नहीं बता पाती। तो ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देना कि वो गलत नहीं है, अगर उन्हें हरास किया जा रहा है तो वो बता सकती है। जी, ये सबसे पहले हम करते हैं। उसके साथ साथ फिर हम टीचर्स के साथ काम करते हैं, जिसमें टीचर्स को हम ये बताते हैं कि सबक पढ़ाना, किताब पढ़ाना एक अलग जिम्मेदारी है, बच्चे का दोस्त बनना की जिम्मेदारी है और बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा मेंटोर और लिसनर बनना और जिम्मेदारी है। तो फिर हम टीचर्स के साथ ये काउंसलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बच्चों को नॉन जजमेंटल तरीके से और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखते सुन सकते हैं और उनको एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि हरासमेंट एक ऐसा इशू है जिसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात ये होती है कि आपको कोई सुन ले, आपसे कोई बात कर ले, और जब आप बात करते हैं तो आप खुद से ही अपने अंदर एक ताकत महसूस करते हैं। तो ये वाली जो सारी बातचीत है ये हम टीचर्स के साथ करते हैं। एट द सेम टाइम हम गाँव के मर्दों के साथ भी ये बात करते हैं कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मसलन बच्चियां अगर स्कूल जा रही हैं, वहाँ पर रास्ते में चंद लड़के खड़े होते हैं, तो कम्युनिटी का क्या किरदार है कि उन लड़कों को कैसे वो वहां से हटाएं और कैसे ट्रेन करें, बजाय इसके कि वो वायलेंस करें। मसलन हमारी इस दफा जो कैंपेन थी सोशल मीडिया पर, उसका नाम है रेज हिम राइट, क्योंकि हमें लगता है कि आप लड़कों की तहकीक करें और उनको बताएं कि हरासमेंट बुरी बात है और इससे कोई आप मैचो मैन नहीं बन जाते, तो लड़के जो हैं वो ज्यादा बेहतर बिहेव करेंगे। अमरीन साहब, ये भी जरा बताइएगा कि आपके जो इदारा है बेदारी, ये पंजाब में ही एक्टिवेट है या पूरे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस पहुंचा रहा है बच्चियों को? और इस खास मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के साथ कोई आपने मुतालबा भी रखा कि ये काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, और उनका रद्द-ए-अमल क्या था उस पर? जी, हमने ये 2 मुतालबात रखे। उसके अलावा हमने स्कूलों में स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाने का मुतालबा रखा, हमने मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल बसेस का मुतालबा रखा, और खुशकिस्मती ये थी कि उससे पहले ही
चीफ मिनिस्टर साहिबा ऑलरेडी एक दिन पहले इफ्तिताह कर चुकी थी कॉलेजेस में बसेस देने का, लड़कियों के कॉलेजेस में। तो हमें उसको एक साइन कदम लगा, हमने बच्चियों ने उसको सराहा और हमने उन्हें कहा कि आप ये बात जो है वो जिले सतह से और गांव की सतह से शुरू करें और हर हाई स्कूल में कम से कम एक बस होनी चाहिए। और उन्होंने ये कमिटमेंट की और उन्होंने ये कहा कि वसाइल के साथ हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे और हम स्कूलों की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, ये लैपटॉप्स और फिर ई बाइक्स भी दिए जाने का कहा गया है कि जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। लड़कियों को जब मैडम ने पूछा कि आप मेरे पास पहली दफा आई हैं तो आपको मैं क्या तोहफा दूं, तो लड़कियां जो हैं वो हंस रही थी, स्माइल दे रही थी, वो वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी चीफ मिनिस्टर से मिलके। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि आप स्कूटी दें हमें। तो उन्होंने कहा कि जिसको लाइसेंस बन सकता है उसको, उसके लिए हम स्कूटी यानी ई बाइक्स जो है वो भेजेंगे। अरे वाह, तो बच्चियों का रद्द-ए-अमल क्या था इस ऐलान के बाद? और टैब का भी तो ऐलान किया उन्होंने जी, और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप्स का ऐलान किया, टैब्स का। और आपको कुछ खबरी बताऊं कि कोई गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं होती जितना इस दफा साबित किया है उन्होंने कि गवर्नमेंट ने 3 दिन के अंदर तमाम लड़कियों तक वो टैब्स पहुंचा दिए। वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने दफ्तर में तमाम लड़कियों की उनको चाय पे बुलाया और फिर उनके साथ उनको सारे। अच्छा अमरीन साहिबा, ये उन बच्चियों को दिए गए हैं जो बच्चियां मुलाकात के लिए सीएम साहिबा के साथ आई थी, उन बच्चियों को दिए गए हैं या फिर उन स्कूलों में पहुंचाए गए हैं, तमाम बच्चों को पहुंचाए गए हैं? नहीं, अभी तो ये सिर्फ उन बच्चियों को दिए गए हैं जो उनसे मिलने आई थी। इस तरह तो बाकी सारी बच्चियां भी डिमांड करेंगी कि उन्हें भी मुलाकात करनी है, उन्हें भी मिलने जाना है सीएम साहिबा से, ताकि उन्हें भी तोहफा मिल सके। हमारे पास हर रोज फोन आ रहे हैं बच्चियों के कि हमें क्यों नहीं लेके गए। तो ये उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो डिजिटल एजुकेशन की जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें चूंकि एक बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास गैजेट्स नहीं होते, तो वो स्कूलों में इसलिए आगे जो इनके मंसूबे हैं, अभी तो देखिए इस हुकूमत को आए हुए 6 महीने 8 महीने हो गए, तो 6-8 महीनों में अगर स्टेप्स अगर राइट डायरेक्शन पर हैं तो मुझे यकीन है कि ये राइट डायरेक्शन के स्टेप्स जो हैं ये स्कूलों तक लेके जाएंगे चीजों को। लेकिन अभी ये उन लड़कियों जी। तो अमरीन साहिबा, जिस तरह से आपने, जुनैद ने भी आपसे पूछा कि ये आप पूरे पाकिस्तान में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं या सिर्फ पंजाब के अंदर या सिर्फ लाहौर के अंदर, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से कितनी बच्चों को तरबियत दी जा रही है? बेदारी एक नेशनल लेवल इदारा है। हमारा मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है, हम गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं और हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। एक तो हमारा ये वाला काम है जो हम लड़कियों के साथ गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स राइट्स के काम करते हैं। हम विमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं जिसमें हमने उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की स्किल्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन औरतों को ऐसी डिसेबिलिटी है कि जिसके बावजूद वो कोई स्किल सीख सकती हैं, तो हम उनके साथ कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश करके दे रहे हैं ताकि वो बजाय इसके कि वो बोझ बने, वो बल्कि वो अपनी फैमिली का एक कारआमद रुकन बन सके। उसके साथ साथ उनकी जो रजिस्ट्रेशन है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वो करा रहे हैं। हमारी एक हेल्पलाइन है जिसपे ऐसी औरतें जो किसी भी तरह की वायलेंस फेस करती हैं तो वो हमें कॉल कर सकती हैं, हम वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारे काउंसलर्स मौजूद हैं जो टेलीफोन पर काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह हमारा काम जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है और लायक तहसीन है आपका इकदाम। इसी तरह से बच्चियों को बेदारी के लिए उनकी तरबियत करते रहिए, उनको अवेयरनेस देते रहिए और उन्हें किसी का मोहताज नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाइए और हुनरमंद बनाइए। बहुत शुक्रिया। अम्बरीन अजायब साहब हमारे साथ मौजूद थी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं बेदारी की, और वज़ीर आला के साथ उनकी मुलाकात का अहवाल आपने जाना है। बच्चियाँ बहुत खुश थीं और उम्मीद करते हैं जो इनामात या जो तोहफ़ा मरियम नवाज साहिबा ने इन बच्चियों को दिया है बेवाबस्ता तमाम बच्चियों को भी मिले और पाकिस्तान की, पंजाब की तमाम बच्चियों को मिले ताकि वो भी ख़ुद मुख्तार हों और कॉन्फिडेंट हो सकें। तो बच्चियों की बात हो रही है तो हमारे जो बहुत से सुपरस्टार्स हैं और वैसे भी जितने भी वालिदैन हैं, ख़ासतौर पे जो बाप है उसके साथ मोहब्बत का जो बेटी का रिश्ता होता है वो अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल जी। सो इनके सुल्तान वसीम अकरम हो या बूम बूम शाहिद अफरीदी, बाप बेटी की मोहब्बत के किस्से लाजवाल होते हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर और बूम बूम के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी बेटियों के बायस खुद को खुशकिस्मत करार देते हैं। बेटियों के साथ जिस तरह से जुनैद भी कह रहे हैं कि बाप का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बड़ी वालहाना मोहब्बत होती है बाप और बेटी के दरमियान। माँ का ताल्लुक भी होता है लेकिन बाप का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है बेटी के साथ। मैंने जो बूम बूम अफरीदी वो कहते हैं कि मैंने हर बेटी के साथ अपनी किस्मत को बदलते देखा है।
और अगर बात की जाए स्विंग के सुल्तान की, तो वसीम अकरम भी बेटी के साथ मुख्तलिफ औकात में तस्वीर शेयर करते रहते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं और दुनिया को भी बताते रहते हैं कि उनकी बेटियां कितनी प्यारी हैं। तो मुतादिद मशहूर और कामयाब इंसानों की बेटियों के साथ तस्वीर या वीडियोस वायरल होती रहती हैं और एक ऐसी ही मोहब्बत फेसबुक और मेटा कंपनी के जो मालिक हैं मार्क ज़करबर्ग, उनकी तरफ से भी इसका इजहार किया जाता रहा है, जिसे मद्दाहों ने खूब सराहा भी है। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी बेटियों के लिए फैशन डिजाइनर बन के सामने आए हैं। वो उनके लिए ड्रेसेस डिजाइन किए, खुद स्टिच भी किया उन्होंने अपनी बेटी का ड्रेस, और फिर उन्होंने शेयर भी किया कि देखिए मेरी बेटी कैसी लग रही है। तो ये मोहब्बत का ऐसा अनमोल रिश्ता है बाप और बेटी का। अच्छा, कहीं आप देखते हैं कि बेटियां जो है वो बाप को मेकअप भी कर रही होती है, सजा सवार रही होती है, तो ये और वैसे भी बेटी का जो फर्स्ट आइडियल होता है, रोल मॉडल होता है, बिल्कुल वो उनका वालिद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चियां उसी इमेज को अपने माइंड में सेट करती हैं और फिर एग्जैक्टली और फिर अपने कल आने वाले शौहर को वो उसी रूप में देखना चाहती हैं कि जिस तरह उनका बाप उनके लिए, वो अपने बाप के लिए प्रिंसेस थी, तो वो अपने शौहर के लिए भी प्रिंसेस बनकर रहे। तो ये जो मोहब्बत का वालिहाना अंदाज हम देख रहे हैं एक बाप और बेटी का, और आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज है वीडियोस के अंदर इन तमाम सेलिब्रिटीज की। और सेलिब्रिटीज हो, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि कोई सेलिब्रिटी हो या एक आम बाप, वो बाप तो बाप है, से इसी तरह से करता है। बिल्कुल जी। हम इसके बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे हमारे साथ। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सितारे की, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, पैर दर पैर रिकॉर्ड बनाने के बाद अब एक और रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे और मुबारकबाद देंगे राशिद। 122 रिकॉर्ड, मेरे ख्याल में कोई ख्वाब ही देख सकता है, लेकिन आपने उस ख्वाब को सच कर दिखाया है। क्या कोई टारगेट था कि इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाने हैं? कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए आप? देखें जी, पंजाब यूथ फेस्टिवल जब हुआ था तो उस वक्त तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैंने इतने ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने, लेकिन पंजाब यूथ फेस्टिवल के अंदर पहली मरतबा मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाए थे। तो उस वक्त जो मेरे रिकॉर्ड्स थे वो मैंने 5 इनफरादी तौर पर जो है वहाँ पर आलमी रिकॉर्ड बनाए थे। अच्छा। और उसके बाद से जो है फिर फौरी तौर पर जो है मैंने एक इटली का टीवी शो था 2014 में, वहाँ पे मुझे बुला लिया गया और वहाँ पे भी मैंने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को जाके जो है वो बनाया और वहाँ पे भी मैंने पाकिस्तान का जो है वो परचम जो है वो 2014 में बुलंद किया। फिर उसके बाद एक मोटिवेशन मिली और मोटिवेशन करते हुए फिर 10-12 रिकॉर्ड मैंने बनाए। लेकिन उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे अपने टैलेंट का जो है वो थोड़ा सा अंदाजा होता गया कि यार मेरे अंदर टैलेंट है। तो मुझे लगा कि अपने साथ जो है वो इंसाफ करना चाहिए। फिर मैं अपने शागिर्दों को भी इस तरफ लेकर आ गया। ये आप किस तरीके से फैमिली भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई। जी राशिद, ये आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि आप मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ना है? किस तरह से इंस्पिरेशन लेते हैं उस चीज़ की? किस तरह से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हैं? क्योंकि हर बार एक मुनफरद अंदाज, मुनफरद जो है वो रिकॉर्ड, तो ये किस तरह से चूज़ करते हैं कि अब मैंने ये टारगेट है मेरा? देखिए, मुख्तलिफ रिसोर्सेज होती हैं जहाँ से हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले से मौजूद होते हैं, हमें पता चल जाता है। जैसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सोशल मीडिया है, वहाँ पर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स अपडेट होते रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक की, कंट्रीज के। और ये मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपलोड होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी है और वो रिकॉर्ड जो है वो मेरे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फेसबुक पर। अच्छा, ये लास्ट आपने रिकॉर्ड बनाया राशिद, ये चीन के थे मास्टर शी डिशान। जी बात मुकम्मल कर लीजिए आप। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, देखिए मैं आपको बता रहा था कि फिर इसी तरह मुख्तलिफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो है वो बुक्स होती हैं, फिर इसी तरह वेबसाइट होती है, वहां से हम इन रिकॉर्ड को रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम जो है वो उन रिकॉर्ड्स की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं और फिर हमें गाइडलाइंस मिलती हैं और फिर उसके मुताबिक हम मेहनत करते हैं और फिर जाके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट आपने रिकॉर्ड बनाया, ये 1 मिनट में 74 गुब्बारे फाड़ने का रिकॉर्ड था, जिसको आपने 80 गुब्बारे फाड़ के अपने नाम किया है। तो ये रिकॉर्ड, इसके लिए कितनी प्रैक्टिस हुई और जो दीगर रिकॉर्ड्स थे, अब अगला टारगेट वो भी बताएगा।
बिल्कुल जी, ये चाइना का रिकॉर्ड था 74 बलून्स का, और इस रिकॉर्ड की खास बात ये थी कि ये चाइना के एक बहुत बड़े टीवी शो के अंदर भी बनाया गया था। तो ये रिकॉर्ड मैंने जब देखा तो मैंने, क्योंकि मैं ननचक्कू के जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड है ननचक्स के, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो मैंने इस रिकॉर्ड को तोड़ने का फैसला किया और इसके बाद मेहनत की और मैंने ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर दिया। मेरे जो नेक्स्ट टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने 2 ननचक्स के रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, उसमें से एक रिकॉर्ड जो है वो भी चाइना के पास है। और इसके अलावा मैं जो है वो मुख्तलिफ जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पंचिंग कैटेगरी के रिकॉर्ड्स हैं, किकिंग कैटेगरी के रिकॉर्ड्स हैं, ननचक्स के रिकॉर्ड्स हैं, इनको वॉलेट तोड़ने का वो हम अभी फुटेज में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला जो है मैं जो है वो रिकॉर्ड को ब्रेक अच्छा, करने की कोई कोशिश करूंगा। खतरनाक किस्म की इंजरी आ गई हो, कोई ऐसा वाकया, या जो आपका फेवरेट रिकॉर्ड है जो अभी तक आपने जितने भी बनाए हैं उसमें, वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, फेवरेट रिकॉर्ड मेरे ननचक्स कैटेगरी की रिकॉर्ड है। मैंने अभी रिसेंटली जो है इटली के अंदर जो है वो 2 रिकॉर्ड बनाए थे 2023 में। इटली का एक बहुत बड़ा टीवी शो है लो शुदाई रिकॉर्ड, वहां पर मैं गया था। वहां पर मैंने क्ले टारगेट्स को जो है ब्रेक किया था इन 1 मिनट जो है वो ननचक के साथ। वो एक मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट रिकॉर्ड है। और अगर मुश्किल रिकॉर्ड की बात करें तो ग्रीन कोकोनट का एक रिकॉर्ड था जो कि मैंने सर के साथ ब्रेक किया था, जिसमें मुझे इंडियन जो एथलीट था उसने बाकायदा इंडियन गॉट टैलेंट, वहां पर एक शो होता है इंडिया के अंदर, वहां पर मुझे खड़े होकर दोबारा बताइएगा राशिद, ये कौन सा रिकॉर्ड था, इसमें क्या आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया? ग्रीन कोकोनट। अच्छा, ग्रीन कोकोनट स्मैशिंग का रिकॉर्ड था विद सर के साथ। ग्रीन कोकोनट मेरा रिकॉर्ड था 35 का। तो इंडियन एथलीट जो है हाथ से भी मेरे ख्याल में तोड़ना नामुमकिन है। आप किसी हथियार के साथ भी नहीं तोड़ सकते, तो वो तो इतना हार्ड होता है। तो किस तरह से आपने उसको तोड़ लिया था? इसके लिए कितनी प्रैक्टिस दरकार थी आपको? देखिए जी, प्रैक्टिस का मसला नहीं होता। हम लोग मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं और मार्शल आर्ट जो है वो मार्शल आर्ट के अंदर जो है अपने मुख्तलिफ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेड है, हमारी नेक है, हमारे शोल्डर्स, पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह जो है वो हम रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। अच्छा राशिद, यही हॉबी है रिकॉर्ड्स बनाना या कुछ और भी करते हैं? मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ, लेकिन 2008 के बाद से मैं जो है टोटल जो है वो रिकॉर्ड की तरफ मेरा फोकस है। वैसे तो मैं मार्शल आर्ट 30 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरी मतलब सारी जो लाइफ है वो मार्शल आर्ट के लिए ही मुख्तस है। मैं डिफरेंट स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। उसके अलावा मेरी एकेडमी है जहाँ पे मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। और जब मुझे अपनी प्रैक्टिस का टाइम निकालना होता है, तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। और मेरे 14 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मेरी पूरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फादर हैं जो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरी बेटी है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मेरी वाइफ है, फैमिली यानी कि हल्का अहबाब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी काविशों में मसरूफ है। हमारी तरफ से ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया राशिद नसीम। और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह होनहार जो एथलीट्स हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को किस तरह से कम किया जा सकता है। हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ इस पर तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारा टॉपिक ये था कि डिप्रेशन का शिकार लोग क्यों हो जाते हैं, और जिनके पास बहुत सारी आसाइशें हैं, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, उसके बावजूद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं। इसमें बहुत सारे नाम पर फनकार हैं, अदाकार हैं। हम लोग सुनते आए अदाकार सुशांत सिंह ने जिस तरह से सुसाइड की, सिर्फ उम्र 34 साल थी। जिया खान ने की, पाकिस्तानी अदाकार नन्ना बड़े मशहूर कॉमेडियन रहे हैं। दिव्या भारती, मतलब बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद था, फिर भी फेम था, पैसा था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर ली। क्या वजह रहती है, क्यों होता है ये सब? हमारे साथ और किस तरह से अपने करीब रहने वाले दोस्तों को, प्यारों को हम इस मर्ज से मर्जी है मेरे ख्याल में निकाला जा सकता है। इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब वेलकम पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि डिप्रेशन में कोई हमारा करीबी साथी, दोस्त, बहन, भाई या जो भी लाइफ पार्टनर है, अगर वो इसका शिकार हो चुका है, पता कैसे चलेगा कि ये डिप्रेशन है या कोई वक्ती परेशानी है?
देखिए, करीब रहने वाले लोगों को तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि अगर घर में कोई हालात अनसेटल हुए हैं और उसकी वजह से टेम्परेरी कोई स्ट्रेस आया हुआ है, तो जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो बंदा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होता है कि इस वक्त घर में क्या चल रहा है, ख़ासतौर पर पार्टनर को तो पता ही होता है। लेकिन लेट्स से कि आपको लगता है कि कोई भी इंसान जो 2 वीक्स उसको हो गए हैं, उसका मूड बहुत लो जा रहा है, खाना पीना ख़राब हो चुका है, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहा, तन्हाई का शिकार है, बहुत कम खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, और किसी से बातचीत नहीं कर रहे, आइसोलेशन में ज़्यादा रहना शुरू हो गए हैं, नेगेटिव बातें जब भी बात करते हैं तो अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं होना, पहले ही चीज़ें सारी ख़राब है, इस तरह की बातें, नेगेटिव और मायूसी की बातें जब देखते हैं आपके कंटेंट इस बंदे का चल रहा है, ये शिकायती बहुत ज़्यादा हो गया बंदा, हर किसी से जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कोई चेंज आ रहा है। बट 2 वीक्स के लिए वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, 2 वीक्स के लिए वो कंसिस्टेंट है, और वो इसी तरह से चीज़ें जो है एक आधा दिन तो मूड खराब हो सकता है, एक आध दिन तो हम सबका ही हो जाता है, वो मुसलसल चल रहा है, तसलसल है उसमें, तो फिर आपको Exactly. डॉक्टर से रुजू करना फिर आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर उसमें ज़्यादती आती जा रही है, यानी वो ऊपर जाता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको खुद ही एक इंडिकेशन है कि चीज़ें बेहतर होने की बजाय वर्स होती जा रही हैं। सो आई रियली नीड टू कंसल्ट। अच्छा, हम लोग जो ये बात करते हैं डॉक्टर साहबा कि सब कुछ है उसके पास, जाहिर है कि कोई ना कोई वजूहात तो फिर भी रही होंगी उसके पास सुसाइड करने की, डिप्रेशन का शिकार हुआ होगा, उसके पास फेम है बहुत ज़्यादा, उसके पास दौलत है बहुत ज़्यादा, उसके पास हर चीज़ की फरावानी है, आसाइशें हैं बहुत, लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, उसे ज़िंदगी से बेहतर मौत लगती है। तो कौन सी वजूहात? देखिए, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनका किसी के अमीर और गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, पहली बात ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्ट अटैक का किसी के अमीर और गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी किसी के अमीर गरीब शोहरत याफ्ता होने से। यस, वो लोग जो कि थोड़े से फेमस होते हैं, जिनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल में चल रही होती है, जो कि हाई अचीवर्स होते हैं, दे आर प्रोन टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी उनमें टेंडेंसी आम लोगों से ज़्यादा, जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं उनमें आम लोगों से ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी की किसी भी एक स्टेज के ऊपर जो है वो केटर कर सकते हैं। खुद से ये रियलाइजेशन किस वक्त होनी चाहिए किसी भी ऐसे डिप्रेशन के शिकार शख्स को कि अब हमें किसी से कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जी माहिर नफ्सियात के पास चले गए तो ये ज़हनी तौर पे या तो पागल है या इसको कोई तकलीफ है। किस वक्त ये एहसास होना चाहिए कि अब आपको राब्ता करना है, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बेसिकली जो है अनफॉर्चुनेटली आप खुद से ये एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो ज़िंदगी, आपको लग रहा होता है कि अच्छा मेरी ज़िंदगी ऐसी है, आप तो खुद से फील, हमारा ज़रा कल्चर भी ऐसे, हम तो इग्नोर कर देते हैं, हाँ इग्नोर कर देते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन ये फैमिली और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। अगर तो आपको खुद से पता चल जाता है कि यस मेरी तबीयत में एक चेंज आ गया है, तो जैसे मैंने कहा 2 वीक्स अर्लियर द बेटर, जितना आप जल्दी जाएंगे आप उतनी जल्दी कोप अप कर जाते हैं। जितनी चीज़ें पुरानी होती जाती हैं उनको सेटल होने में, उनको आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आने में टाइम लग जाता है। थेरेपी से मुमकिन है वापस उनको लाना, नॉर्मलाइज करना, या फिर अद्वियात? डिपेंड करता है कि आपकी बहुत सारी, जैसे डिप्रेशन की कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं। अगर आपका डिप्रेशन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं, तो अगर आपका डिप्रेशन जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ है तो फिर मे बी आपको इंटेंसिटी को देखते हुए, आपकी सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए आपको फिर मेडिसिन से स्टार्ट करना पड़ सकता है। अच्छा, एंग्जाइटी लेकिन अगर वो जो है वो इन्वायरमेंटल डिप्रेशन है, आपका कोई एक ऐसा, आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, जॉब ख़त्म हो गई है, वैसे ही आपको आजकल तरक्की आपकी होनी थी वो नहीं हो पाई, इस तरह का कोई स्ट्रेस चल रहा है और उसकी वजह से आप किसी डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, तो फिर ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि वो लोग जो कि सिर्फ मेडिसिन लेते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। अच्छा, थेरेपी भी ज़रूरी है, लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी, अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हम कैसे समझ पाएँ कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हमें मेडिसिन पे जाना है, हमें ये तो हम ठीक है डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, लेकिन खुद से अगर हमें चेक करना है हमारे साथी को कुछ हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? क्या अलामात डिफरेंट है दोनों की? देखिए, डिप्रेशन जो है इसका मतलब है डेप, DEP। डिप का मतलब है कि आप नीचे जा रहे हैं, ओके, आप लो हो रहे हैं। यस, आपकी एनर्जी लो है, आपका मसल टोन लो है, आपकी वॉइस लो है, जिंदगी की तरफ रवैया लो हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। एंग्जाइटी इज व्हेन यू आर हैविंग सम एप्रीहेंशंस, कोई खौफ है, कोई परेशानी चल रही है, कोई चीज़ आपको बेचैन रखे हुए है,
और आप जैसे वो एक फिश जिस तरह से पानी से बाहर फील कर रही बेचैन होती है, बेचैन होती है, आप बिल्कुल वैसा फील कर रहे हैं। एक और चीज़ जो नए हमारी जनरेशन है, बच्चे, ये कहा जा रहा है कि स्क्रीन टाइम उनका बढ़ने की वजह से अब बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? स्क्रीन टाइम से ज़्यादा टिकटॉक माइंड को आप ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर। अभी एक नई रिसर्च आई है जो कि साइकोलॉजिस्ट ने ही की है कि टिकटॉक माइंड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब हो चुका हुआ है। और वो टिकटॉक माइंड टिकटॉक माइंड क्या है बेसिकली? यस, वो लोग जो कि अपने दिन का तकरीबन कोई 12-13 घंटे जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर गुजारते हैं और उनका मूड जो है वो डिपेंडेंट है टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर। एडिक्शन हो जाती है एग्जैक्टली, टिकटॉक वीडियो बनाने के ऊपर या टिकटॉक को देखने के ऊपर। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त टिकटॉक की वजह से, ज़्यादा टाइम उस पर गुजारने की वजह से, उसके ऊपर जो कंटेंट मौजूद है मीनिंगलेस और यूजलेस कंटेंट देखने की वजह से जो है लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। उसमें खास तौर पे आपकी टीन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी आपका यूथ। बात में करते हैं, मेरे घर में मेरी आया है तो मैंने एक दिन उसका इंटरनेट बंद कर दिया तो उसका मूड स्विंग्स उसके देखने वाले तो उसने मेरे सारे कपड़े बर्बाद किए। एग्जैक्टली, यस, दिस हैपेंस। डॉक्टर साहब, रिश्ते भी तो खराब होंगे जब आप गैजेट्स में उलझे रहेंगे, 12-13 घंटे आपका स्क्रीन टाइम होगा, तो आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं आप उनको भी इग्नोर करेंगे, आपका उनके साथ ताल्लुक भी खराब होगा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपकी बहुत सारी फीमेल्स जो मेरे पास क्लिनिक के ऊपर आती हैं, जो मैरिटल इश्यूज इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ रहे हैं, उसकी एक मेजर रीज़न आपका स्क्रीन टाइम है। आदमी घर आ जाते हैं और उनको लगता है कि हम घर ही हैं, हम तो अवेलेबल हैं। नो, यू आर नॉट अवेलेबल। अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं और घर बैठे हुए हैं तो आप ऑफिस में ही हैं बेसिकली। अच्छा, ये बड़ा अच्छा जवाब होता है पार्टनर का, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, एग्जैक्टली, मैं घर ही हूँ। हाँ, अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप कैसे घर पे हुए, आप साथ कैसे हुए? आप उसके साथ नहीं हैं। सो यू रियली नीड टू मेक इट श्योर कि जब आप घर आते हैं तो अपने बच्चे के साथ भी एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना, विच शुड बी विदाउट फ़ोन और कोई और चीज़ जिस पे आप इन्वॉल्व हैं। आपका लैपटॉप आगे पड़ा हुआ और आप काम में लगे हैं और आप अपने बच्चे को हर 1 मिनट के बाद पूछ रहे हैं, और इसी तरह से आपके स्पाउस की भी चीज़ें। सो आपको मीनिंगफुल चीज़ें देना और अच्छा, मीनिंगफुल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? अब जिस तरह बच्चों के लिए क्या हो सकती हैं, बड़ों के लिए, और जो इशाल ने बात की थी कि आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, फिर भी आप लो फील कर रहे हैं, तो आपको खुद को किसमें ज़्यादा इजी रखें जिससे आप इस डिप्रेशन से निकल के पॉजिटिविटी को बेसिकली। आई रिमेंबर अ केस कि वो बहुत हाई अचीवर थे। इवन वो पाकिस्तान से उनको जो है स्कॉलरशिप के ऊपर वो बाहर पढ़ने भी गए हुए थे, मेरे एक क्लाइंट थे। अच्छा। तो व्हेन ही गॉट बैक तो यहाँ पे भी उनको एटॉमिक एनर्जी के अंदर अच्छी बहुत हाई फाई किस्म की जॉब, बड़ा हाई फाई करियर। तो ही जस्ट विजिटेड मी एंड ही सेड कि डॉक्टर साहिबा मैं बहुत ही लो जो है ना वो फील कर रहा हूँ और मेरा दिल करता है मैं अपने आप को मार लूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जितने लोग हाई अचीवर्स होते हैं एक्सेप्शनल माइंड्स के साथ होते हैं, बिकॉज दे आर रियली, वो दुनिया से थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, उनको ओवर सेंसिटिव भी होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग। बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो हाई अचीवर्स को होते हैं, डिप्रेशन उनमें से एक है, और सुसाइड की टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं। वाई? बिकॉज के सब कुछ पा लेने के बाद भी कहीं कोई डिससेटिस्फेक्शन है। देन अगेन वो लोग जिसको अभी हम खास तौर पे बात करें, हम सब बनाते हैं टेंजिबल गोल्स, मतलब मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। लेकिन हाँ, वो लोग जिनके टेंजिबल गोल्स होते हैं, टेंजिबल गोल्स तो आपके 35, 40 या मैक्सिमम 45 की एज तक आप मैक्सिमम अचीव कर जाते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? बिल्कुल। आप जब आपके पास इनटेंजिबल यानी वो गोल्स जो कि मेजर नहीं किए जा सकते, वो गोल अगर आपके पास नहीं है तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए आपको ज़रूरत ये है कि आप अपने इनटेंजिबल गोल्स भी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, माइंडफुलनेस के ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेशन के ऊपर, और कोई फ्रेंड रखिए पास जिससे आप बात करके बात कर सकें, एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकें, अपने मसाइल उसका शेयर कर सकें। क्योंकि अब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये जो बहुत हाई अचीवर्स लोग होते हैं, बहुत पॉपुलर लोग होते हैं, इनके लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना किसी आम इंसान से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। इतना इजीली रेपुटेशन का, आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है। आम लोगों से भी नहीं बात कर सकते, नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है कि हम लोग समटाइम देखते हैं कि एक तो खुद की जान आप लेने पे आ जाते हैं, कभी कभी आप दूसरों की जान ले लेते हैं। हमारे सामने इस तरह के किस्से आए कि बच्चों ने पेरेंट्स से नालान थे, वो किसी वजह से उनकी फरमाइश नहीं पूरी हुई, उनकी मर्ज़ी की शादी नहीं वो कर सके, तो उन्होंने पूरे ख़ानदान की जान ले ली। अपनी जान लेने की बजाय उन्होंने दूसरों की जान लेना बेहतर समझा। ये भी डिप्रेशन की अलामत की बात होता है कि आप किसी दूसरे की जान ले, ये फिर ज़हनी मर्ज़ है कोई?
ये भी ज़हनी मर्ज़ है और मे बी इसमें डिप्रेशन का एलिमेंट हो सकता है ज़रूर, बट एट द सेम टाइम इसमें आपकी जो परवरिश है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम इसको अपनी साइकोलॉजी में कहते हैं कि उन लोगों को बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। अच्छा। सो एक तो आपने उनकी तरबियत इस तरह से की होती है जहाँ पे आप उनको ना नहीं कहते। कल की ही बात है, आई वॉज हैविंग अ फैमिली, तो वो जो है ख़ातून जो है अपने शोहर के बारे में कुछ बता रही थी, तो शोहर ने एकदम से रिएक्ट किया कि दिस इज़ नॉट द वे यू आर टेलिंग द थिंग्स, यानी एकदम से। तो शी वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग हर साइड। तो एक्चुअली आपका ब्रॉटअप किस तरह से हुआ, आपको कितनी टॉलरेंस सिखाई गई है, आपको कितना सब्र और तहम्मुल से बात करना सिखाया गया, आपके घर के इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर वो आपके अंदर नहीं है और आपको सिखाया भी नहीं गया और आपको ये नहीं कहा गया कि बेटा आपकी कुछ बातें मानी जाएंगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी, हर चीज़ नहीं मानी जा सकती, तो फिर आप अपने घर वालों को पूरी करने के आदी बना देते। मोबाइल ना देने पे भी मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आपकी तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हाउ यू आर डेवलपिंग द पर्सनैलिटी बेसिकली। तो ये कितना ज़रूरी है बच्चों को ना करना सिखाना और ना को एक्सेप्ट करना भी सिखाना, कि अगर पेरेंट्स कुछ नहीं दे रहे, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें पेरेंट्स ना कर सकते हैं। कितना ज़रूरी है बच्चों को ये भी सिखाना, और फिर कि अगर कोई आपको कोई काम कह रहा है और आप उस पर भी ना कर सकते हो। बिल्कुल, ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में ना को पसंद नहीं किया जाता, इस वजह से हम लोग ना आसानी से कर सकते हैं, ना आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि हमें यस मैन का जो है वो कहा जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद थी। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हर दूसरा शख्स इसका शिकार है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको रहनुमाई मिलेगी और ख़ुद को, अपने आसपास रहने वाले अपने दोस्तों को, प्यारों को इस डिप्रेशन से निकालिए, इससे पहले कि उन्हें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़े, उन्हें दवाइयों या थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़े। आप कम्युनिकेट कीजिए, ताकि एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, कोई अच्छे दोस्त रखिए जिनके साथ आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सके, अपनी परेशानियाँ शेयर कर सके, ताकि वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन दे सके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ राब्ता जरूर रखना चाहिए, ताकि किसी भी ऐसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए कि जहां पर आप अपनी जान ले लें या किसी दूसरे की जान ले लें, उससे बचा जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।